हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल का नाम है टू ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एंड फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। इसके लिए एपरेटस क्या क्या चाहिए जानते हैं। एपरेटस आपको चाहिए पीएन जंक्शन डायोड, बैटरी, वोल्टमीटर, अमीटर, वन वे की और कनेक्टिंग वायर्स। हम यहाँ पर जो पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल करेंगे उसका पीएन जंक्शन डायोड का एपरेटस में हमारे डायोड, एमीटर, वोल्टमीटर और बैटरी आपस में कनेक्टेड पहले से ही हैं। चलिए बात करते हैं थ्योरी की। पीएन जंक्शन डायोड आपका जब किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो तब हम कहते हैं उसे हमने बाइसिंग प्रोवाइड कर दी है। यानी इफ़ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स इट इज़ सेड टू बी बाइस्ड। अब इसको बाइसिंग यानी कि जो अभिनति है वो दो तरह से दी जा सकती है। पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनति और दूसरी होगी उत्क्रम अभिनति यानी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। जब हम पीएन जंक्शन डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन वाला सिरा कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड। वहीं अगर हम पी टाइप सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन टाइप सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो हमारा डायोड रिवर्स बाइस्ड कहलाएगा। जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से अंदर की डिप्लेशन लेयर थिन होने लगती है और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है और इस कारण से सर्किट में करंट फ्लो करने लगती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट शार्पली राइज करती है। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। सिलिकॉन जंक्शन डायोड के लिए ये लगभग 0.7 वोल्ट होता है। अगर बात करें रिवर्स बाइसिंग की तो रिवर्स बाइसिंग प्रोवाइड करने पर डिप्लेशन लेयर वाइड होने लगती है और इस वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है और सर्किट में बहुत ही माइनर करंट फ्लो करती है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। इस तरह की बाइसिंग प्रोवाइड की जाती है अगर हमें सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल वे में रखना है। यानी रिवर्स बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड को यूज करना है तो उसका बेस्ट यूज है वोल्टेज कंट्रोलर के फॉर्म में। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे एपरेटस को। तो ये आपके सामने है पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस। यहाँ पर आपको 4 सर्कल दिख रहे हैं। पहला आपका वोल्ट मीटर है, उसके बगल में जिस सर्कल के अंदर आपका स्मॉल एम कैपिटल ए लिखा हुआ है वो है आपका मिली एमीटर, उसके बगल में है आपका माइक्रो एमीटर और उसके बाद फिर से है आपका वोल्ट मीटर। तो एपरेटस के सबसे लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर आप फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को। पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर आपको एरो बना हुआ दिखा है, उसके जस्ट बगल में डायोड लगा हुआ है। जब आप इस नॉब को रोटेट करेंगे तो आप जंक्शन डायोड की वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे और आप सामने जो वोल्ट मीटर है और उसके बगल में जो मिली एमीटर है उन दोनों में रीडिंग नोट करेंगे। एपरेटस के जस्ट राइट साइड में देखिए वहाँ पर फिर से एक पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है, उसके बगल में एक ब्लैक कलर की नॉब है जिसको आप रोटेट करेंगे और वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। सामने माइक्रो एमीटर और वोल्ट मीटर हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नोट करेंगे और माइक्रो एमीटर से करंट की वैल्यू नोट करके आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन लेते समय सबसे पहले बात करेंगे वोल्ट मीटर और मिली एमीटर की लीस्ट काउंट कितनी है। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर बना हुआ है इसमें देखिए 10 खाने यानी 10 डिवीजन पर इसकी वैल्यू है 0.2 वोल्ट। तो 1 डिवीजन आपका होगा 0.02 वोल्ट का, यानी वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट आई 0.02 वोल्ट। और मिली एमीटर के अंदर देखिएगा यहाँ पर 10 डिवीजन इक्वल्स हैं 2.5 मिली एम्पियर के। तो इसका मतलब है कि एक डिवीजन आपका होगा 0.25 मिली एम्पियर का। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम ये ब्लैक नॉब को जैसे ही रोटेट करेंगे तो वोल्ट मीटर में आपको दिखेगा कि वोल्टेज बढ़ रही है। हम लीस्ट काउंट का यूज करते हुए वोल्ट मीटर की रीडिंग को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जब हम नॉब को रोटेट करते हैं तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन और यहाँ तक कि 5 डिवीजन तक भी हमें मिली एमीटर में कोई भी करंट देखने को नहीं मिलती है, यानी कि डिप्लेशन लेयर अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ही हम 6 डिवीजन वोल्ट मीटर पर लेते हैं यानी कुल 0.12 वोल्ट, वैसे ही हमें यहाँ मिली एमीटर पर करंट देखने को मिलती है 0.5 डिवीजन के अराउंड डिवीजन यानी कि 0.125 मिली एम्पियर।
क्योंकि हमें पता है कि मिली एमीटर पर लीस्ट काउंट था एक डिवीजन 0.25 मिली एम्पियर का। अब देखते हैं जैसे ही हम नॉब को और रोटेट करते हैं तो वोल्टेज बढ़ती है और करंट भी उसके साथ बढ़ती है। साइड डिवीजन यानी कि 0.14 वोल्ट के लिए ये आती है 0.375 मिली एम्पियर, और उसके बाद आर डिवीजन के लिए 0.16 वोल्ट पर ये आती है 0.50 मिली एम्पियर। और इस तरह से हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट तेज़ी से बढ़ना प्रारंभ होती है। तो ये है आपका फॉरवर्ड बायसिंग के लिए रीडिंग्स। अभी आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है ग्राफ पेपर पर। एक्स एक्सिस पर हम दिखाएंगे वोल्टेज को और वी एफ लिखेंगे इसे और ब्रैकेट में लिखेंगे वोल्ट। वी एफ यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज है ये। और वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे आई एफ यानी कि फॉरवर्ड करंट, और ये होगी हमारी मिली एम्पियर में। अब देखिए ग्राफ जो बनाया है उसमें हम स्केल लिखेंगे सबसे पहले। ऑन एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल्स 0.04 वोल्ट, और वाई एक्सिस पर हमने 10 डिवीजन को माना है 0.25 मिली एम्पियर। तो रीडिंग्स को देखते हुए हम यहाँ पर ग्राफ के पॉइंट लगाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आप सही स्केल चूज करते हैं और पॉइंट्स रीडिंग्स के अकॉर्डिंग सही लगाते हैं और आपने सही ढंग से प्रैक्टिकल किया है तो आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट आएगा। ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक हमें करंट 0 मिलती है और पर्टिकुलर वोल्टेज से करंट शार्पली राइज करना स्टार्ट करती है और आगे को बढ़ती है। तो आशा है आपको फॉरवर्ड बायसिंग के लिए रीडिंग्स लेना और ग्राफ प्लॉट करना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। में 1 डिवीजन के लिए 1 डिवीजन दिख रही है, 1 है, यहाँ पर भी 1 डिवीजन है, यहाँ पर 1 डिवीजन है वोल्ट मीटर में, यहाँ पर भी 1 डिवीजन ही शिफ्ट हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 2 डिवीजन बढ़ाया तो वहाँ पर भी हमें 2 डिवीजन ही दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने बढ़ाए 3 डिवीजन पर पहुँचा है, 3 डिवीजन वोल्ट मीटर में, यहाँ पर भी हमारा 3 पर ही गया है, 3 पर गया है, लगभग 3 पर गया है। अब 4 डिवीजन पर गए, वोल्ट मीटर के 4 डिवीजन पर यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ पर अभी भी 3 ही दिख रहा है, मुझे तो 3 ही दिख रहा है। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में थोड़ा, यहाँ पर गए हम 5 डिवीजन पर अभी भी बड़ी मुश्किल से खिसक के बढ़िया 4। अब 6 डिवीजन पर भी 4, 7 डिवीजन पर 7 का यहाँ तो खिसक गया, यहाँ 7 डिवीजन पर अभी 5 है। फिर 8 डिवीजन, यहाँ 8 डिवीजन हो गया, वहाँ भी 5, 9 डिवीजन पर 6, 10 डिवीजन पर 6 और 7 के बीच में है, लगभग 7 ही कह लेते हैं इसे। फिर 6 डिवीजन, फिर और आगे बढ़ी, फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम इतने 15वें डिवीजन पर आई, यहाँ पर 11 डिवीजन, 15वें पर 11 डिवीजन आई, हाँ 15वें पर 11 डिवीजन ही आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़ाते जाते हैं वैल्यू, तो अब ये वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही है, 15 पर ये पहुंच गई है इधर, और फिर हम थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको आगे, करीब 19 डिवीजन वोल्ट मीटर पर फुल डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं रिवर्स बायसिंग में जो अभी हमने वोल्ट मीटर यूज किया और माइक्रो एमीटर यूज किया उनकी लीस्ट काउंट कितनी थी। तो वोल्ट मीटर पर 10 डिवीजन बराबर थे 5 वोल्ट, इसलिए एक डिवीजन हुआ 0.5 वोल्ट का, और माइक्रो एमीटर पर 10 डिवीजन बराबर थे 20 माइक्रो एम्पियर के, इसलिए एक डिवीजन हुआ 2 माइक्रो एम्पियर का। अब हम बात करेंगे उस रीडिंग की जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में ली थी। अब हम उन्हें वोल्टेज को वोल्ट के फॉर्म में और माइक्रो एमीटर में जो रीडिंग ली थी उसे माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में लिख के आपको दिखाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो देखिए अब बात करते हैं कि वो रीडिंग हमने कैसे ली थी। रीडिंग जो हमने 1 डिवीजन 2 डिवीजन इस फॉर्म में ली थी, हमें क्या करना है, जो डिवीजन है वोल्ट मीटर के केस में एक डिवीजन को 0.5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी जितने डिवीजन थे उन्हें हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और जो माइक्रो एमीटर में जो रीडिंग दिख रही थी 1 डिवीजन 2 डिवीजन के फॉर्म में, उसे हमें माइक्रो एमीटर
की लीस्ट काउंट यानी 2 माइक्रो एम्पियर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इस तरह से हमारी पहली रीडिंग होगी 0.5 वोल्ट पर हमें रीडिंग दिखी थी 1 डिवीजन यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर, और दूसरी रीडिंग देखिए 1 वोल्ट पर हमें मिले थे 3 माइक्रो एम्पियर, 1.5 वोल्ट पे 4 माइक्रो एम्पियर, 2 वोल्ट पे 5 माइक्रो एम्पियर, और इस तरह से बाकी की रीडिंग्स आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग्स थी। इन रीडिंग्स के बेस पर हम बनाएंगे इसका ग्राफ। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ हमारा 3rd क्वाड्रेंट में बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम ग्राफ बनाते हैं पेपर पर तो हम 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ बना था, 3rd क्वाड्रेंट में हमारा रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या स्केल लिया है, हमने एक्स एक्सिस पर 10 डिवीजन इक्वल्स माना है 1 वोल्ट, और वाई एक्सिस पर हमने 10 डिवीजन इक्वल्स माना है 5 माइक्रो एम्पियर, और इसको बेस लेते हुए हमने ग्राफ प्लॉट किया है और हमारा ग्राफ रिवर्स बाइसिंग के लिए यहाँ पर मिल गया है। तो चलिए अब बात करेंगे, जब हमारे दोनों ग्राफ बन चुके हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के, तो अब हम बात करेंगे इसके रिजल्ट पर रेजिस्टेंस की, क्योंकि हमने डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर लिया है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। डायोड की रेजिस्टेंस क्या होगी। ग्राफ पेपर से अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड करें डायोड की, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे RS = V/I। ग्राफ पेपर पर ओरिजिन वाला पॉइंट O, वहाँ से A तक की डिस्टेंस देखिए OA, वो है आपका 0.20 वोल्ट अपॉन OD यानी कि जो करंट वाली आपकी वाई एक्सिस है उस पर देखिए वो वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 मिली एम्पियर की जगह 10⁻³ एम्पियर रखेंगे तो आंसर आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलेगा 200 ओम। और अगर आप फाइंड करना चाहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस डायोड की फॉरवर्ड बाइस में, तो आप लिखेंगे RD = ΔV/ΔI। यहाँ पर वोल्टेज में वेरिएशन के साथ करंट में कितना वेरिएशन है उसके बेस पर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं, एक पहले वाला पॉइंट A था और एक बगल में पॉइंट B है, और इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पर भी 2 पॉइंट लिए हैं C और D। तो देखिए AB आपका वोल्टेज में चेंज को बताएगा और CD आपका ΔI यानी करंट में चेंज को बताएगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस RD = हम लिखेंगे ΔV/ΔI = AB/CD। AB की वैल्यू ग्राफ से देखिए वो है 0.24 माइनस 0.20 वोल्ट, और करंट की वैल्यू CD है 1.50 माइनस 1 मिली एम्पियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगी 80 ओम। इसी तरह से आप रिवर्स बाइसिंग के ग्राफ के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो हमने ग्राफ के थ्रू निकाली है। यहाँ पर हमारी रिवर्स बाइसिंग की डायनेमिक रेजिस्टेंस निकल के आई है 5 × 10⁵ ओम, और यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग की डायनेमिक रेजिस्टेंस रिवर्स बाइसिंग की डायनेमिक रेजिस्टेंस से कम है। तो इससे साफ पता चलता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज़्यादा और सिग्निफिकेंट अमाउंट की बहेगी, जबकि रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा आया है तो करंट बहुत कम अमाउंट की फ़्लो करेगी और वो सिग्निफिकेंट आपकी करंट नहीं मानी जाएगी। आशा है आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।